सपनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी। बेटे को खोने के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ और असंतुलित मणिक शाह की कार एक दिन दुर्भाग्य से सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकराई और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद देवदासी ने सनराइज होटल के तत्कालीन मैनेजर रतन की मदद से कुछ दिनों होटल का कारोबार भी संभाला, लेकिन मणिक शाह के तथाकथित मित्रों ने उनका दिल्ली में रहना कठिन बना दिया। विवश होकर उन्होंने सनराइज होटल और अन्य अचल संपत्ति को बेच दिया और मथुरा चली गई। सेठ मणिक शाह की लाखों रुपए मूल्य की जायदाद उनके मित्रों ने कौड़ियों में खरीद कर बांट ली। पुजारी रामदास ने इन मित्रों का बहुत साथ दिया था, लेकिन उन मित्रों ने जायदाद और खरीदते समय और बंटवारा करते समय पुजारी रामदास को याद भी नहीं किया। और जब पुजारी रामदास के बड़े बेटे हरिनाथ को ये बात पता चली तो उसने सेठ मणिक शाह के दोस्तों का विरोध करना शुरू कर दिया और धार्मिक मंचों पर इस संप्रदाय के विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया। पुजारी रामदास अपने बेटे के इस रवैये से संतुष्ट हुए और उन्होंने खुशी में आकर प्रधान पुजारी का सारा कारोबार और अधिकार अपने बड़े बेटे हरिनाथ को सौंपकर समय से पहले ही संन्यास ले लिया। मथुरा में पहुंचकर देवदासी ने दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। पहली का नाम शालिनी और दूसरी का नाम शोभना रखा। दोनों जुड़वा बहनें बहुत सुंदर थी। माँ ने बचपन से ही उन्हें नृत्य संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। इसी बीच एक दिन देवदासी की भेंट एक संगीत समारोह में नाथ द्वारा के मंदिर के प्रमुख पखावजी आनंद प्रकाश से हो गई। एक कलाकार के नाते दोनों निकट आते चले गए और फिर एक दिन दोनों बच्चियों को दिल्ली के कॉलेज में दाखिल कराने के बाद उन्होंने शादी कर ली। दोनों बच्चियां कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। देवदासी मणिक शाह की मौत के बाद ही अनाथालय से अपने बेटे को ले आई थी। उसे भी अपने दिल्ली के ही एक कॉलेज में भर्ती करा दिया था। अब इस तरह तीनों बहन भाई की शिक्षा का उचित प्रबंध करने के बाद देवदासी नाथ द्वारा चली गई और अपने दूसरे पति के साथ सुखमय विवाहित जीवन जीने लगी। इतनी कहानी सुनाकर मेजर बलवंत खामोश हो गया। हॉल में इतना गहरा सन्नाटा छाया हुआ था कि हल्की सी सांस लेने तक की आवाज सुनाई दे रही थी। मेजर बलवंत ने सुधीर से मंगा कर एक गिलास पानी पिया और फिर कहने लगा, और फिर देखते देखते मणिक शाह की मृत्यु को 20 साल बीत गए। देवदासी ने इस बीच दिल्ली में अपने पहले पति से जन्मे बच्चे को एक नोएडा में एक कॉटेज खरीद दी थी और तीनों बच्चे हॉस्टल छोड़कर उस कॉटेज में रहने लगे। अचानक तभी उन तीनों बच्चों के दिमाग में एक नया प्रश्न कुलबुला उठा। उन तीनों के स्कूल में पिता के नाम पर सेठ मणिक शाह का नाम लिखा था, जबकि उनकी माँ नाथ द्वारा के पखावजी पंडित आनंद प्रकाश की पत्नी कहलाती थी। इसका मतलब है कि पंडित आनंद प्रकाश उनके पिता नहीं है, जिन्हें वो बचपन से अपने पिता के रूप में देखते चले आए थे। तीनों बच्चों ने जब अपनी माँ से इस रहस्य को जानने की कोशिश की तो माँ ने आरंभ से अंत तक अपने पहले पति मणिक शाह की पूरी कहानी सुना दी। उन्हें ये भी बता दिया कि उनके पिता के करोड़ों की जायदाद उनके दोस्तों द्वारा कैसे कौड़ियों के मोल खरीद ली गई। इसके साथ ही उसने ये भी बता दिया कि तीनों बच्चों को दिल्ली में रख कर एजुकेशन इसलिए दिलाई थी ताकि दिल्ली में बचपन से रहने पर उनके मन में दिल्ली नगर के प्रति लगाव पैदा हो जाए और वो अपने पिता की संपत्ति पाने का कोई उपाय कर सके। मेजर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा महानगर के विख्यात बैरिस्टर ने उठकर पूछा। जब देवदासी अपने पति की समस्त जायदाद उनके दोस्तों के हाथ बेच चुकी थी तो उसके बच्चे उस जायदाद को किस तरह पा सकते थे? बैरिस्टर साहब, जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, सेठ मणिक शाह के दोस्तों ने उनकी संपत्ति गैरकानूनी ढंग से हथिया ली थी। सेठ मणिक शाह के पास जो भी संपत्ति थी वो उसे अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी मौत अचानक ही कार एक्सीडेंट में हो गई। ये सारी संपत्ति
पैतृक संपत्ति थी जिसे संतान के होते हुए सेठ मलिक शाह को भी बेचने या ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए इस संपत्ति के खरीदने और बेचने में बहुत बड़ी धांधलीबाजी की गई थी। जायदाद की बिक्री के कागजात सेठ मलिक शाह की मौत के बाद बनाए गए थे और रजिस्ट्रार को बहुत मोटी रिश्वत देकर पिछली तारीखों में रजिस्ट्री कराई गई थी। जब देवदासी ने इस बात का विरोध किया था तो उन लोगों ने उसे धमकी दे दी कि जो भी रकम उसे दी जा रही है लेकर चुपचाप दिल्ली छोड़कर चली जाए, वरना वो लोग कोर्ट में जाकर कह देंगे कि देवदासी ने सेठ मलिक शाह की विवाहिता पत्नी नहीं बल्कि रखेल है, जिसका एक अवैध बच्चा प्रमाण के रूप में दिल्ली के एक अनाथालय में मौजूद है। अब बेचारी लाचार देवदासी ने जो भी रकम मिली उसे चुपचाप ले लिया और दिल्ली छोड़कर मथुरा चली गई। मथुरा का बंगला सेठ मलिक शाह ने देवदासी के नाम पर ही खरीदा था। अब तो बैरिस्टर है, कानून का आपको पर्याप्त ज्ञान है। आप ही बताइए, यदि सेठ मलिक शाह का बेटा संजय उन दस्तावेजों की वास्तविकता को अदालत में चुनौती दे दे जिन पर उसके पिता के असली हस्ताक्षर नहीं है और जिनकी रजिस्ट्री उनके पिता की मौत के बाद कराई गई है, तो अदालत का निर्णय क्या होगा? अगर ये बात सच है तो सेठ मलिक शाह की सारी जायदाद उनके बेटे संजय को मिल सकती है। यही नहीं, धोखाधड़ी के आरोप में उनके मित्रों को लंबी लंबी सजाएं भी हो सकती हैं जिन्होंने धोखे से उनकी जायदाद खरीद ली। बैरिस्टर साहब ने कहा और फिर अपने स्थान पर बैठ गए। मेजर साहब, सेठ मलिक शाह के वो मित्र कौन कौन थे जिन्होंने धोखे से उनकी जायदाद हड़प ली थी? नगर के एक वृद्ध उद्योगपति ने उठकर पूछा, जो सेठ मलिक शाह से भली भांति परिचित थे। कुन धोखेबाजों और मित्रद्रोहियों के काले चेहरे भी दिखाई देता हूँ जो आज भी समाज के सर्वे सर्वा बने बैठे हैं, मेजर बलवंत ने कहा और फिर पास खड़े सुधीर से कुछ कहने लगा। सुधीर तेजी से मुड़ा और मेजर बलवंत के पीछे कुर्सियों पर बैठे बुरका पोशों के पास जा खड़ा हुआ और फिर उसने सेठ रमनलाल देसाई, सेठ गुलाब राय, सेठ रूपचंद मारवाड़ी, सेठ सुगनचंद, सेठ पद्यकांत, सेठ रतन और पुजारी रामदास के चेहरों से नकाब हटा दिए। नगर के सुप्रसिद्ध व्यवसायियों और अपने संप्रदाय की सभा के उच्च पदाधिकारियों को इस रूप में देखकर हॉल में बैठे सारे के सारे व्यापारी मुंह से आश्चर्य और घृणा भरी आवाजें निकल आई। सुधीर, सुशील और उनके तीनों साथियों के चेहरों पर से वो नकाब हटा दो, मेजर बलवंत ने आदेश दिया। सुधीर ने सुशील और उनके तीनों साथियों के चेहरे पर से नकाब हटा दिए। इन चारों नौजवानों को देखकर आप लोग ये ना समझ लीजिए कि यही वो चार नौजवान हैं जिनके चेहरे आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और जो एक जैसे कपड़े पहनकर लूटमार करते रहते हैं। दरअसल ये इन चारों नौजवानों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन लुटेरे नौजवानों की नकल की थी। सुशील ने केमिस्ट्री में एमएससी किया है, माँ से विरासत में कला पाने पर मूर्ति कला में उत्तर प्राप्त की है। इसने अपने तीनों मित्रों के चेहरों पर अपने चेहरे के मास्क बनाकर चढ़ा दिए हैं और चेहरों की इस समानता के कारण ही इन चारों की शारीरिक गठन के अंतर पर लोगों की आंखें नहीं पड़ती। सुशील ने नौजवानों और अपनी बड़ी बहन शालिनी की सहायता से सेठ रमनलाल की बेटी आशा, सेठ पद्यकांत के बेटे श्रीकांत और उनके तीनों मित्रों का अपहरण किया था। फिर सेठ सुगनचंद के बेटे सुमत प्रकाश का अपहरण किया था। इन दो अपराधों के अतिरिक्त इन नौजवानों ने और कई अपराध नहीं किए, मेजर बलवंत ने कहा और फिर बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला। लेकिन इनके ये दोनों अपराध उस काम के सामने किसी गिनती में नहीं आते जो सुशील और उसके साथियों ने किया है। वो महान कार्य कौन है मेजर साहब? एक प्रतिनिधि ने उठकर पूछा। आप लोग जानते हैं कि सेठ रूपचंद मारवाड़ी के इकलौते बेटे इंजीनियर किशोर की हत्या करके उसके बेडरूम की स्टील की अलमारी में से सेठ रूपचंद की जायदाद और कारोबार संबंधी सारे दस्तावेज निकाल कर ले गया था, मेजर बलवंत ने कहा। जी हाँ, उसी प्रतिनिधि ने कहा। और किशोर की लाश भी उठा ले गया था? किशोर की लाश को नहीं, किशोर को उठाकर ले गया था, मेजर बलवंत ने एक पल ठहर कर कहा। क्या मतलब?
क्या मेरा बेटा किशोर जिंदा है? सेठ रूपचंद मारवाड़ी एकदम हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और पागलों की तरह मेजर बलवंत की ओर बढ़ते हुए बोले, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा लाल? देखो सेठ जी, आज आपको पता चला है कि जिस बाप से उसका इकलौता बेटा बिछुड़ जाए उसकी क्या हालत होती होगी। आज से 20 साल पहले सेठ मणिक शाह का भी यही हाल हुआ था, जब आपने और आपके साथियों ने उसे अपने इकलौते बेटे को अपने आप से दूर हटा देने पर ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए त्याग देने पर मजबूर कर दिया था। मेजर बलवंत ने व्यंग भरे स्वर में कहा। सुशील ने इसलिए अपने पिता के उन सभी मित्रों की इकलौती बेटी और बेटों का अपहरण किया था जिन्होंने उसके पिता को अपने इकलौते बेटे को त्याग देने पर मजबूर कर दिया। उसने उन लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाकर उनकी सहानुभूति और उनका स्नेह भी प्राप्त कर लिया है। वो तो केवल इन सेठों को ये एहसास करा देना चाहता था कि संतान का वियोग मानव जीवन की कितनी बड़ी दुखद घटना है। स्टेज पर बैठे मणिक शाह के मित्रों के चेहरे शर्म से झुक गए। मेजर साहब, ये बताइए कि किशोर की हत्या करने का प्रयास किसने किया था और सुशील उसकी लाश कैसे उठाकर ले गया? डॉक्टर तिवारी ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, आपने उस दिन भी इसी प्रकार का एक प्रश्न किया था, लेकिन मैंने उस समय आपके प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा था। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इससे उस रात किशोर के बंगले में हुई पूरी घटना स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, सुनाइए मेजर साहब। इस सारे केस में केवल वही एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे चक्कर में डाल दिया था, पुलिस कमिश्नर देशमुख ने जल्दी से कहा। उस रात को किशोर के बंगले में 4 मुख्य घटनाएं हुई थी। पहली, किशोर की हत्या का प्रयास। दूसरी, किशोर की नौकरानी रेशमा की हत्या। तीसरी, सेठ रूपचंद की समस्त जायदाद की रजिस्ट्री और महत्वपूर्ण कागजों की फाइलों की चोरी। और चौथी, किशोर की लाश का गुम होना। मेजर बलवंत ने उंगलियों पर गिनते हुए बताया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन चारों घटनाओं में से 2 घटनाओं का संबंध एक ही व्यक्ति से था और बाकी 2 घटनाओं का संबंध दूसरे व्यक्ति से था। लेकिन उन दोनों का उस बंगले में घुसने का मोटिव एक ही था। वो 2 आदमी एक ही उद्देश्य को लेकर उस बंगले में चोरों की तरह घुसे थे। कौन थे वो 2 आदमी? एक पत्रकार ने पूछा। दरअसल उन दोनों व्यक्तियों का उद्देश्य था सेठ रूपचंद मारवाड़ी की जायदाद के दस्तावेज, जिसके साथ सेठ मणिक शाह की जायदाद के अवैधानिक दस्तावेज भी थे। जैसा कि जान चुके हैं, सेठ रमणलाल, सेठ सुगनचंद, सेठ गुलाब राय, सेठ रूपचंद मारवाड़ी और सेठ पद्मकांत ने सेठ मणिक शाह की जायदाद को हथियाने के लिए एक भयानक षड्यंत्र की रचना की थी। उनका साथी एक और व्यक्ति भी था जिसे इन 5 व्यक्तियों की अत्यधिक सहायता की, और अगर वो इन मित्रद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों की सहायता ना करता तो इन लोगों को कभी भी सफलता नहीं मिल पाती, या ये कहें सफलता मिलना कठिन ही नहीं असंभव था। लेकिन जब इन लोगों ने सेठ मणिक शाह की जायदाद का बंटवारा किया तो उस व्यक्ति को ये कहकर उसका हिस्सा नहीं दिया कि उसके पास पहले ही अपार संपत्ति है। ये बात उस आदमी को बहुत अखरी, और अंत में जब कई वर्ष बीत जाने पर भी उसे कुछ नहीं मिला तो उसने उन लोगों के विश्वासघात की कहानी अपने बेटे को सुना दी, और उस कहानी को सुनकर उसका बेटा क्रोध से विफर उठा। उसे भगवान की मूर्ति को छू कर कसम खाई कि वो इन विश्वासघाती व्यक्तियों को उनके विश्वासघात का उचित दंड देगा और मणिक शाह की उस समूची जायदाद पर कब्जा कर लेगा जो उसके पिता की सहायता से इन लोगों ने हड़पी है। और इस प्रतिज्ञा को करने के बाद उसे उस जायदाद के दस्तावेजों को हथियाने की योजना बना डाली। इसका अर्थ है कि एक साथ 2 व्यक्ति अलग अलग रास्तों से इन मित्रद्रोहियों के पीछे लग गए, एक बुजुर्ग उद्योगपति ने कहा। जी हाँ, आरंभ में तो वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन फिर संयोग से वो दोनों एक स्थान पर पहुंचकर मिल गए। खैर, ये बात की बात है, इसे फिर सुनाएंगे। पहले मैं आप लोगों को केशव के बंगले में उस रात हुई घटना के बारे में बता दूं, मेजर बलवंत ने कहा, और फिर एक पल रुक कर बोला। मैं अभी उस दूसरे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन कहानी सुनाने के लिए उसका नाम नाथू रख लेता हूँ,
ठीक है, पहले पूरी कहानी सुना दीजिए, पुलिस के एक उच्च पदाधिकारी ने कहा। अगर केशव की मौत नहीं हुई थी तो उसकी डेड बॉडी कहाँ गई? वो बिस्तर पर पड़ा खून, वो खून से लथपथ चादर, वो सब क्या था? क्या वाकई में केशव जिंदा है भी या नहीं, या मर गया, या सिर्फ मिर्जा बलवंत ने कहानी बुनने के लिए उसे अपनी कहानी में जिंदा रखा है? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर। ऐसे ही पुराने और चर्चित नॉवेल्स सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी मैनिएक्स, जहां पर आपको मिलेंगे पुराने चर्चित नॉवेल्स, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी मैनिएक्स को।